हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कर लिया है और जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उन्हें सॉल्व कर देंगे। यानी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास हमने लास्ट जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो हमने सॉल्व किया था। इसके बाद आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें यह है क्वेश्चन 3 नंबर का। क्या पूछा गया कि आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे अलग 3 खंडों में इसे विभाजित किया है, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस क्वेश्चन को, और हर एक पार्ट या फिर हर एक हेडिंग 1 नंबर की होगी। यानी पहले में हमसे पूछा गया है कि पीसीआर को एक्सप्लेन करना है या पीसीआर को डिफाइन करना है। सेकंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और थर्ड है बायोपायरेसी। तो ये क्या है, हर एक जो यहाँ पे हर एक जो पॉइंट है, हर एक जो हेडिंग है वो 1 नंबर की है। तो आपको क्या करना है, तीनों को अटेंड करना है और 1-1 नंबर के हिसाब से आप यहाँ पे इन्हें डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पीसीआर को यहाँ पे डिफाइन। क्या है पीसीआर? तो पीसीआर हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसमें हम क्या कह रहे थे, हमने कहा था कि हमें अपना यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो किस प्रकार का प्रोडक्ट हमने कहा, जेनेटिक प्रोडक्ट। यानी जो हमारा जो जीन है या फिर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अब हमें किसी जीन की आवश्यकता है या फिर जीन लगा लीजिए, या फिर हमें किसी केमिकल को कल्चर कराना है, किसी जीन को कल्चर कराना है या पीस ऑफ डीएनए को कल्चर कराना है। यानी कि हमें यहाँ पे एक कॉपी से बहुत सारी कॉपी बनानी है। अभी एग्जाम्पल हम यहाँ पे डीएनए का ले लेते हैं और सेम वही एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने कहा इंसुलिन का जीन। अब हमें उसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, पहले हम सिंपली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या देखा था, हम सिंपली क्या कर रहे थे, एक ऑर्गेनिज्म से उठा करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे थे। और कौन था वो बैक्टीरिया था। बैक्टीरियल सेल वहाँ पे क्या कर रही थी, मल्टीप्लाई कर रही थी। अब जब जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई कर रही हैं, वैसे ही वहाँ पे क्या है, जो हमारा पीस ऑफ डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी कि जो डीएनए का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। किसके साथ? बैक्टीरियल सेल के साथ बढ़ रहा है। एक तो हमने ये विधि पढ़ी थी। दूसरा हमने कहा था पीसीआर के बारे में। क्या है पीसीआर की फुल फॉर्म? पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो क्या होता है पॉलीमर चेन रिएक्शन में? क्या पढ़ा हमने कहा द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ मेथड वाइडली यूज्ड टू रैपिडली मेक अ मिलियंस टू बिलियंस copies of specific DNA sample, allowing scientists to take a very small sample of a DNA and amplify it to a large enough amount to study in detail. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने कहा कि पॉलीमर चेन रिएक्शन में क्या होता है, हमने कहा कि पॉलीमर चेन रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल हमने लिया है, छोटा सा यानी डीएनए का बहुत छोटा सा पीस हमने लिया होगा, और उसको हमने क्या किया कि पॉलीमर चेन रिएक्शन के द्वारा उसकी बहुत सारी कॉपी बन गई है। तो ये जो कॉपी बन रही है, यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, पीसीआर कहा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा था। तो पीसीआर में हमने और क्या पढ़ा है, हमने कहा कि पीसीआर की जो प्रोसेस हो रही है, तो कुछ वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे चाहिए। एक तो हमें सबसे पहले क्या, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, यानी जिसकी हमें कॉपी करनी है। लेकिन हमने कहा वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमने क्या करना है, ये हमारे पास पीस ऑफ डीएनए है और इससे हमें बहुत सारे पीस का निर्माण करना है। और डीएनए किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। तो यहाँ पे नया डीएनए कब बनेगा, जब हम न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड डालेंगे, वहाँ पे प्राइमर होगा। जब हमने पीसीआर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये डिफाइन करना है, पीसीआर को डिफाइन करना है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि ये पीसीआर एक ऐसा मेथड है जिसमें जो डीएनए का जो सैंपल है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जा सकती हैं। साथ ही आप ये भी ऐड कर सकते हो कि पीसीआर में क्या क्या वहाँ पे चाहिए होता है। हमने कहा एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एक प्राइमर चाहिए और वहाँ पे एक एंजाइम वहाँ पे चाहिए होता है।
तो जिसे हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये 4 चीज़ें वहाँ पे चाहिए होती हैं पीसीआर में। इतना आपको जनरल आइडिया होना चाहिए पीसीआर के बारे में। और अगर ये क्वेश्चन सिंगल पीसीआर पे आता कि पीसीआर को डिफाइन कीजिए, तब आपको ये पूरी प्रोसेस वहाँ पे बतानी थी। आपको डायग्रामेटिक वे में भी वहाँ पे बताना था कि किस प्रकार से पीसीआर की प्रोसेस हो रही है। तो ये था पीसीआर के बारे में। अब सेकेंड आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है? अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ये जो क्वेश्चन है ये भी कहाँ से आया है? ये आया है बायोटेक्नोलॉजी वाली चैप्टर से। तो जब हम डीएनए को क्या कर रहे थे, हमें डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में डालना था, तो हमने क्या किया? सबसे पहले जिसकी हमें कॉपी बनानी है जिस डीएनए की, उसे हमने आइसोलेट किया, आइसोलेट हो गया है। सेकेंड हमने क्या किया कि अब पूरा डीएनए निकला, वो हमें तो सिर्फ डीएनए का एक पीस चाहिए था। क्या था हमारे पास? एक पूरा डीएनए था। ये पूरा एक डीएनए है, लेकिन हमें इसका एक छोटा सा पीस चाहिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो हमने क्या कर दिया? फ्रेगमेंटेशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमें ये तो पता नहीं चल पाता है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पीस की हमें आवश्यकता है वो कौन सा है, तो उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो आप क्या पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं, जो पीस होते हैं, वो उनकी साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? अलग अलग अरेंज हो जाते हैं। डीएनए सैंपल्स आर लोडेड इन अ वेल्स, यानी कि वहाँ पे कुछ बॉक्सेस जैसा बनाया जाता है। जो जेल होता है, जेल में क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब वहाँ पे वेल्स में हम डीएनए को वहाँ पे डालते हैं एट वन एंड ऑफ अ जेल। एक साइड से हमने क्या कर दिया? डीएनए को डाल दिया। अब डीएनए आगे क्या होगा? एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड। अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होगा। तो क्या होगा? एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव चार्ज वहाँ पे हो जाता है। टू पुल दैम थ्रू द जेल, डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज सो दे मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब क्या होता है? हमने क्या किया? हमने जेल लिया, जेल में पोर्स थे, पोर्स होते हैं। अब इन पोर्स का क्या काम होता है? यहाँ पे सबसे पहले इन पोर्स का हम एक साइड से, जेल के एक साइड से हम डीएनए को डाल देते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हम वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? डीएनए का जो फ्रेगमेंट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक जो चार्ज है, ऋणात्मक जो आवेश है, वो धनात्मक आवेश की ओर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो ये फ्रेगमेंट क्या होंगे? पोर्स के माध्यम से फिर आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब क्या होगा? जो छोटे सेगमेंट होंगे, छोटे पीस होंगे, वो जल्दी से निकल जाएंगे, और जो लंबे होंगे वो क्या होंगे? धीरे धीरे निकलेंगे। तो हमारा ये जो छोटा सा पीस है, ये क्या होगा? सबसे दूर चला जाएगा। इस प्रकार से हम पता लगाते हैं कि हमारा पीस ऑफ डीएनए कौन है। ये हो गई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात। अब आता है बायोपरेसी। क्या आता है बायोपरेसी में? आप यहाँ पे पढ़ेंगे patenting and exploitation of our bioresources of other nations without proper authorization or access and a benefit sharing agreement is called a biopiracy. Simply बायोपरेसी में क्या आता है कि जैसे कि कोई जो हमारी जो पादप संपदा है, यानी कि जो हमारे जो भी वहाँ पे हमारी कोई संपदा है और वो क्या है? पादप है। तो कैसा रिसोर्स है? वो बायो रिसोर्स है हमारा। तो जैसे कि कोई भी हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, या कोई पेड़ हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे रिसोर्सेस है, लेकिन कोई दूसरी कंट्री की कोई भी कंपनी या कोई इंसान हमारी मर्जी के बिना अगर उस चीज़ को यूज़ करने लगता है, उस संपदा को यूज़ करने लगता है और उस पर पेटेंट भी करा लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? बायोपरेसी कहते हैं। यही आपको बताया गया है। इट इज़ अ बीइंग कैरिड आउट बाय अ मैनी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज बाय posing that a component of a bioresources are product of their research. अब एग्जाम्पल क्या है? टर्मरिक, नीम, बासमती राइस, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे कि यहाँ पे क्या हुआ? जैसे बासमती राइस था, तो बासमती राइस में क्या हुआ कि ये हमारी कंट्री में उगता था। अब बाहर से कोई किसी दूसरे देश की कोई कंपनी आई और उस पर अपना पेटेंट करा दिया, बिना हमारी इजाज़त के, बिना हमारी मर्जी के। तो क्या हुआ? ये इसी को ही हम क्या कहते हैं? बायोपरेसी कहते हैं। उसके बाद इस पर रूल्स बने कि यानी आप किसी दूसरी की
किसी दूसरी कंट्री की जो संपदा है उस पर उस कंट्री की इजाज़त के बिना पेटेंट नहीं करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे जो हमारे, जैसे कि यहाँ पे टर्मरिक का भी एग्जांपल आपने देखा, नीम का भी देखा, तो क्या हो गया था, हमारी मर्जी के बिना इनमें क्या हो गया था, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो उन्हें यूज़ करने लगी थी और इसमें अपना पेटेंट भी करा लिया था। तीनों आंसर आपके पास आ गए हैं। अब ये नहीं है कि जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है आप एज इट इज़ लिख के आएंगे, आपको समझना है कि आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा गया और आंसर क्या कह रहा है। आंसर को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन है तो वो तो कुछ ऐसी ही होगी, लेकिन अगर हम बात करें बायोपिरेसी को तो आप बात यही कहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज में कहना चाहते हैं तो वो भी सही है। आपको बस समझना है और आपको ऐसा समझना है कि आप अपनी बात को अच्छे से सामने रख सकें। ऐसा ना हो कि आपकी लैंग्वेज को एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा गया राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। हमें डिफरेंस बताने हैं कोई 3। यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आते हैं वो 5 हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। इट इज़ द प्रोसेस वेयर अ डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगोज अ meiotic cell division and form haploid microspore and male gametophyte। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किसका निर्माण हो रहा है, मेल गैमेटोफोर का, गैमेटोफाइट का निर्माण हो रहा है, यानी मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है। क्या होता है यहाँ पे, जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं वहाँ पे मियोटिक डिवीजन होता है और मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। वहीं क्या होगा मेगास्पोरोजेनेसिस में, क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस वेयर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स एंड अ फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द डिप्लॉयड मदर सेल। यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। सेकंड हमने क्या देखा, द प्रोसेस अकर्स इनसाइड द पॉलन सैक्स और अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पाई जाती है पॉलन सैक के अंदर पाई जाती है, और मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया पाई जाती है वो ओव्यूल के अंदर पाई जाती है। अब पॉलन के अंदर ही हमने क्या देखा था, मेल गैमेट देखा था, और ओव्यूल के अंदर ही हमने फीमेल गैमेट देखा था। ये आप सबको पता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कब से, जब हम 7th 8th से हम पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोड्यूस पॉलन। अब पॉलन प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पॉलन को प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल फैशन, यानी टेट्राहेड्रल फैशन में होता है, और मेगास्पोर्स आर अरेंज इन अ लीनियर फैशन। और लास्ट हमारे पास क्या आता है, ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड आर अ फंक्शनल, यानी कि चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, इसके भी 3 भाग यहाँ पे किए गए हैं और तीनों की आपको डेफिनेशन यहाँ पे बतानी है। हर एक जो हेडिंग है वो क्या है, 1 नंबर की है। तो इजी क्वेश्चन है, किससे आई है, ये रिप्रोडक्शन वाले जो चैप्टर है उससे यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो ये भी जो क्वेश्चन है सेम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आया है, और ये भी जो क्वेश्चन है वो उसी चैप्टर से आया है। आपको फिमरी बतानी है, कॉर्पस ल्यूटियम बताना है, प्लेसेंटा बताना है। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिमरी के बारे में। क्या होती है फिमरी, आपको इसके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो फिमरी वाला जो क्वेश्चन है ये आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। चलिए, तो क्या कहते हैं यहाँ पे फिमरी, हमने पढ़ा फिमरी आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द एंड्स ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब्स। अब क्या कह रहे हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके एंड में कुछ इस प्रकार की, देखिए हमने इसने कहा उसके एंड में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब और ये है हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कह रहे हैं फिमरी। इसे हम कह रहे हैं फिमरी। तो यही हमसे पूछा गया है कि
फिमरी को हमें डिफाइन करना था। अब हमें ये तो पता चल गया है कि फैलोपियन ट्यूब के एंड में, यानी कि जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, एंड वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पे उंगलियों नुमा संरचना होती है, उंगली जैसी संरचना होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको बताई गई। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? फिमरी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका काम क्या है। क्लोजेस्ट टू योर ओवरीज, each month your fimri catch egg that one of your ovaries release during the ovulation। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से क्या होगा? एग का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे ओवरी आ गई है और इस ओवरी से क्या होगा? एग का प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ से जो एग रिलीज हो रहा है उसे कौन कैच कर रहा है? यहाँ पे फिमरी कैच कर रही है, और इसी फिमरी से ये जो एग है वो सीधे फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाएगी। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा? योर फिमरी देन स्वैप द एग इनटू द फैलोपियन ट्यूब वेयर द एग कैन फर्टिलाइज। अब यहाँ पे फिमरी से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। आपको ये पता चल गया है कि फिमरी क्या करता है, वहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी से एग का प्रोडक्शन होता है, फिमरी उस एग को कैच करती है और इसे क्या? फैलोपियन ट्यूब में भेज देती है। वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से क्या करना है, जो डायग्राम्स आपके पास दिए गए हैं आपको डायग्राम को ध्यान से देखना है, और साथ ही साथ उसके जो ऑर्गन्स है उनका क्या फंक्शन है ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? द मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर अ इम्प्लांटेशन एंड अ प्रेगनेंसी। हमने कहा कि यहाँ पे जो यूट्रस की वॉल होती है एंडोमेट्रियम, जो कि क्या करती है? अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एंडोमेट्रियम को क्या करता है? मेंटेन करता है, और इम्प्लांटेशन में क्या करता है? इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन क्या होता है? हमने कहा ये फैलोपियन ट्यूब है, अभी हमने बात की कि ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। अब यहाँ पे क्या हो गया है? फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या होगा? ये जो जाइगोट है ये यहीं पे बड़ा होकर नहीं बनता है, यानी हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो का, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस पाई जाती है कहाँ पे पाई जाएगी? ये यूट्रस में होती है, यानी एम्ब्रियो कहाँ पे बनेगा? यूट्रस में बनेगा। तो जो जाइगोट है वो, जो फैलोपियन ट्यूब है वो फैलोपियन ट्यूब से कहाँ आएगा? यूट्रस में आएगा। तो यूट्रस में आने की जो प्रक्रिया है, यानी फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आने की जो प्रक्रिया है जाइगोट की, उसे ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं, हो सकता है कि वहाँ पे जाइगोट जब इम्प्लांट हो रहा था तो हो सकता है कि इम्प्लांट होते होते वो क्या हो? रिलीज़ हो जाए, एकदम से वेजाइना के थ्रू निकल जाए। तो ऐसी कंडीशन ना हो, इसके लिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपने सुना है, प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है क्या होता है प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा सर्व्स 3 मेन फंक्शन आर, यानी कि 3 मेन फंक्शन होते हैं प्लेसेंटा के। पहला क्या करता है? अटैच द फीटस टू द यूटेराइन वॉल। जो फीटस होता है उसे जो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच रखता है। सेकेंड है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, मदर से जो भी न्यूट्रिशन बेबी में जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं? प्लेसेंटा के थ्रू, यानी कि बच्चे का जो पोषण हो रहा है वो अपनी मदर से ले रहा है, और जिस भाग से वो ले रहा है उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? अलाउइंग द फीटस टू ट्रांसफर वेस्ट प्रोडक्ट टू द मदर्स ब्लड। अब जैसे ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है, पोषण ले रहा है अपनी मदर से, वैसे ही क्या होगा? अब ये जो एक्सक्रीशन होगा यानी उत्सर्जन होगा वो भी कहाँ से होगा? प्लेसेंटा से होगा। यानी पोषण भी वो प्लेसेंटा से ले रहा है और उत्सर्जन भी वो प्लेसेंटा से मदर की बॉडी में भेज रहा है। तो ये क्या फंक्शन है? ये है फंक्शन किसके? प्लेसेंटा के। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है, हाउ इज द यूज ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बेनिफिशियल इन एग्रीकल्चर? राइट एनी 3 बेनिफिट्स हमें बताने हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड से क्या मतलब है कि वो प्लांट जिनका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई किया गया है। किस प्रकार से मॉडिफाई करते हैं हम? या तो हमने कोई जीन वहाँ पे डाल दिया है एक्स्ट्रा, या फिर हमने कोई ख़राब जीन वहाँ से निकाल दिया है, ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं। तो किस प्रकार से वो बेनिफिशियल होते हैं, हमें 3 बेनिफिट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या कहता है? दे कैन प्रोड्यूस इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद अ एक्यूरेसी इन ट्रेट्स।
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या करते हैं, ये यहाँ पे प्रोडक्ट को देते हैं। नेक्स्ट है दीज क्रॉप्स, नेक्स्ट है these crops are less dependent on pesticides and insecticides as they are genetically pest resistant. Hence, the disadvantage of using chemical pesticides are resultant environmental pollution is eliminated. अब क्या है कि ये जो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, ये है पेस्ट रेजिस्टेंट। अगर पेस्ट रेजिस्टेंट है तो यहाँ पे ना हम पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद एक्यूरेसी इन ट्रेस। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या करते हैं, ये यहाँ पे प्रोडक्ट को देते हैं। नेक्स्ट है दीज क्रॉप्स, नेक्स्ट है these crops are less dependent on pesticides and insecticides as they are genetically pest resistant. Hence, the disadvantage of using chemical pesticides are resultant environmental pollution is eliminated. अब क्या है कि ये जो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, ये है पेस्ट रेजिस्टेंट। अगर पेस्ट रेजिस्टेंट है तो यहाँ पे ना हम पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या है, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट यानी कि पोल्यूटेड होने से बच रहा है। एग्जाम्पल हमारा बीटी कॉटन है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, These genetically, GM का मतलब है genetically modified. These genetically modified plants have increased efficiency of a minerals use and prevent early exhaustion of fertility of the soil. यानी कि ये क्या करता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे डिक्रीज होने से बचाता है। They have a enhanced nutrition content. For example, अब इनमें क्या है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इनकी enhance हो गई थी। एग्जाम्पल में हमारे पास गोल्डन राइस आया था, तो गोल्डन राइस में जो विटामिन ए की जो मात्रा है वो बढ़ गई थी। ये क्या है, यहाँ पे कुछ फंक्शन आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डिस्प्ले द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इन अ डायग्राम। ये हमारे पास किसका डायग्राम है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है। हमने क्या देखा, nucleotide is a basic building block of a nucleic acid, RNA or a DNA. A nucleotide consists of a sugar molecules, either ribose in RNA or deoxyribose in DNA, attached to the phosphate group and a nitrogen containing base. The base used in a DNA are adenine, cytosine, guanine, thymine. तो ये आपको क्या है, इसका पूरा डायग्राम आपको ये याद होना चाहिए कि जो डीएनए है या जो आरएनए है वो किस किस चीज से मिलके बना है। हमने कहा कि ये सबसे पहले इसमें शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर है, अगर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज है। तो ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस यहाँ पे होता है। और जो बेसिस होते हैं डीएनए में, जो बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वाइनिन होता है, थाइमिन होता है। तो ये आपने क्या देखिए, न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है क्वेश्चन नंबर 26। क्या पूछा गया है इसमें, व्हाट इज बायोगैस, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, नेम द माइक्रोब यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। सब जानते हैं बायोगैस क्या है, जिसे हम बायोफ्यूल भी कहते हैं। यानी कि हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने काऊ डंग को पानी के साथ पहले मिक्स किया था, फिर उसे एक गड्ढे में बंद कर दिया था और उसमें उससे क्या हुआ था, फिर बायोगैस का प्रोडक्शन हुआ था। तो कैसे हुआ था, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हमने जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनका ग्रुप जो होता है मेथेनोजेन हम उन्हें कहते हैं। और एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मेथेनोबैक्टीरियम होता है। तो मेथेनोबैक्टीरियम are present in the anaerobic sludge and produce a biogas in sewage treatment, that is a predominantly methane and a mixture of other gases. यहाँ पे जिस गैस का प्रोडक्शन होता है वो मेथेन होता है मेनली, और भी गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। These bacteria are also present in the rumen of the cattle. अब ये जो गाय के पेट में भी ये जो बैक्टीरिया होते हैं मेथेनोजन बैक्टीरिया वहाँ पे होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। लेकिन जो काव डंग होता है, जो हम गोबर देखते हैं, वहां पे सेलुलोज का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, गोबर और पानी के मिक्सचर को गड्ढे में डाल दिया, तो और वहां पे तो जब गोबर आते तो गोबर के साथ ये बैक्टीरिया भी आते हैं, बैक्टीरिया भी बाहर रिलीज होते हैं। तो उसमें क्या होगा, पानी है, गोबर है और उसमें जो मेथेनोजेन बैक्टीरिया भी हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो बचा हुआ सेलुलोज है उसका ब्रेक डाउन करेंगे और वहां पे क्या होगा, मीथेन गैस का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डंग ऑफ द कैटल एंड इज यूज्ड इन अ विलेज फॉर अ वेरियस पर्पस।
ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद करनी है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज commissions have put a lot of efforts in developing a technology for a biogas production. ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा किसके बारे में, जो बायोगैस के बारे में। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से देखा है कि बायोगैस का प्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है। हमने डायग्रामेटिक वे में भी समझा है, हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है। वहाँ पे मेनली आपको ये बताना है कि वो बैक्टीरिया कौन सा था। अगर हम ग्रुप में कहें तो मेथेनोजन है एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखें तो मेथेनोबैक्टीरियम है। तो ये था हमारा कि जो बायोगैस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ माइक्रोराइजिया साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो हमें इम्पोर्टेंस बतानी है माइक्रोराइजा की। सबसे पहले हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। हमने क्या कहा, हमने कहा बायो फर्टिलाइजर्स हेल्प्स इन अ मेंटेनिंग ऑफ अ सॉइल हैबिटेट एंड हेल्प्स इन अ प्लांट ग्रोथ। साइनोबैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल व्हिच हेल्प्स इन द प्लांट ग्रो। यानी कि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ रिच सोर्स ऑफ अ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड। बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है कौन, यहाँ पे हमने देखा, दे प्ले अ रोल एज अ डायजोट्रॉप्स इन अ सॉइल। तो ये हमने बात की किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। नेक्स्ट आता है माइक्रोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड अ वैस्कुलर होस्ट प्लांट। यानी कि माइक्रोराइजा क्या है, जो यहाँ पे फंगस और प्लांट के बीच में एक एसोसिएशन है, यानी एक संबंध है, सहजीवी संबंध है। दे हेल्प प्रमोटिंग अ प्लांट ग्रोथ, जो कि प्लांट ग्रोथ, प्लांट की वृद्धि को प्रमोट करते हैं। द ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द प्लांट पैथोजन। यानी कि प्लांट के पैथोजन के अगेंस्ट ये क्या करते हैं, प्लांट के जो पैथोजन होते हैं उनके प्रति ये रेजिस्टेंट यानी कि अवरोध बनाए रखते हैं। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। यानी कि जो सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बैक्टीरिया की बात करें कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में, तो हमने क्या देखा, हमने पढ़ा था, आपने 11th में पढ़ा है, जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे थे तो आपने वहां पे अलग अलग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल पढ़े थे। आपने देखा था कि जो वहां पे नाइट्रोजन साइकिल है वहां पे अमोनिफिकेशन हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, और हर एक स्टेप में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा था। आपने कहा था कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आप जब भी आपको जो बैक्टीरिया है एज अ बायो फर्टिलाइजर के रूप में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप नाइट्रोजन साइकिल को याद करेंगे और आप देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पे यूज हो रहा है, क्या उसका फंक्शन है, तो आप अपने आंसर को इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है जिसमें हमसे पूछा गया है, विद द हेल्प ऑफ अ schematic structure explain the location and role of the promoter and a terminator in a transcription unit। यानी प्रमोटर और टर्मिनेटर की हमें लोकेशन बतानी है और रोल बताना है। हमने क्या कहा, द schematic diagram tell us the location of promoter and structural gene as well as the terminator as follows। जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो हमें बताता है प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन को बताता है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा द प्रमोटर, बात किसकी हो रही है, प्रमोटर की। द प्रमोटर एज वेल एज द टर्मिनेटर प्लान, प्रमोटर टर्मिनेटर की बात हो रही है, आर द स्ट्रक्चरल जीन इनसाइड द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रमोटर इज position towards the 5 ends that is upstream of the structural gene and the terminator is positioned near the 3 end that is downstream of the coding strand also normally determines the ends of the method of a transcription। आपको अब लोकेशन बताई गई है प्रमोटर की, तो प्रमोटर यहाँ पे किसकी, कोडिंग स्ट्रैंड को हम देखेंगे। हमने कहा
5 डैश पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे प्रमोटर था, और 3 डैश पे हमारे पास क्या था, टर्मिनेटर था। किसको देखना, अपने कोडिंग स्ट्रैंड को देखना है। कोडिंग स्ट्रैंड में 5 डैश में हमारे पास प्रमोटर है और 3 डैश में हमारे पास टर्मिनेटर है। दोनों की लोकेशन आपको पता चल गई है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द प्रमोटर हैज द रोल टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। अब रोल आपको बता रहा है, प्रमोटर का रोल है कि ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन को बताना है, दिशा को बताना है। स्ट्रक्चरल जीन्स आर बेसिकली द फंक्शनल जीन्स। टर्मिनेटर इज जनरली द पॉइंट वेयर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड्स। और जो टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेटर वो पॉइंट होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है। यानी कि अगर हम बात करें किसकी, प्रमोटर की, तो वो हमें डायरेक्शन, हमें दिशा बता रहा है ट्रांसक्रिप्शन की, और टर्मिनेटर वो पॉइंट है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो एंड हो रही है। दोनों की लोकेशन आपने देख ली है, दोनों का आपने रोल भी देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का निम्न लिखिए, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था सिंपली, इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब ये क्या हो रहा है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने डीप में यहाँ पे सॉल्व किया था और आपने ये देखा था। ठीक है, अब हमारे पास आया ऑल टॉल, सारे टॉल आ गए। अब हमने क्या करा दिया है, सेल्फ क्रॉस करा दिया है। अब हम सीधे सीधे अगर क्रॉस करा दें, अब हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो आया है, ये आया है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। ये हमारा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और दोनों प्रकार के क्रॉस आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये हम बहुत ज्यादा डीप में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, ये चीज मैंने आपको बहुत डीप में बता दी थी, और हम जब पढ़ रहे थे जेनेटिक्स के बारे में तब भी हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के कुछ फीचर्स हैं वो हमें बताने हैं। हमने कहा द साइलेंट, सबसे पहले है देयर आर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन अ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दो स्ट्रैंड होते हैं यहाँ पे डबल हेलिक्स, इसी प्रकार से हम बनाते हैं। जब भी हमने डीएनए का स्ट्रक्चर हमने बनाया, इसी प्रकार से हमने बनाया। सेकेंड क्या कहता है, द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ शुगर फॉस्फेट। इसकी जो बैकबोन बनी होती है शुगर फॉस्फेट की बनी है। ये जो बैकबोन हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हमें क्या, 2 स्ट्रैंड possess एंटी पैरेलल पोलैरिटी मीन्स वन चेन हैज अ पोलैरिटी 5-3- एंड द अदर हैज अ 3-5। यानी कि अगर हम इस प्रकार से देखें, हमने कहा 5 और 3 है और 3 और 5 है, यानी कि क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। चौथा हमने क्या कहा, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर जॉइंड टुगेदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द प्यूरिन एंड pyrimidine। हमने कहा यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं वो किससे जुड़े हैं, वो जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये बात हमने करी। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद द थाइमिन। क्या कह रहा है कि ए हमेशा किससे, थाइमिन से कनेक्ट होगा by 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ग्वाइनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी किससे पेयर होगा, यानी ग्वाइनिन किससे पेयर होगा, वो होगा साइटोसिन से। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब हमने क्या कहा, द 2 चेन्स आर coiled अराउंड ईच अदर वेयर द पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 nm and distance between the 2 base pairs 3.4 angstrom as in case of a BDNA। अब आपको यहाँ पे बताई गई है कि लेंथ आपको बताई गई है, और लास्ट में हमने क्या देखा, द बैकबोन ऑफ अ डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म्ड बाय अ शुगर एंड अ फॉस्फेट वेयर अ बेस आर प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स। आपके पास यहाँ पे 7 कैरेक्टर आ गए हैं किसके, डीएनए के। आपको इनमें से क्या कम से कम 5 कैरेक्टर को आपको लर्न करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द मेजर एबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंपॉर्टेंस ऑफ अ लिविंग बीइंग्स। अब एबायोटिक फैक्टर हमारे पास सारे ही आ गए हैं, और हमारे लिए एयर की क्या भूमिका है, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस, टेम्परेचर और लाइट। हम सब जानते हैं कि इन सब चीजों का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप सारा लिख सकते हो। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन है।
यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, सूटेबल टेम्परेचर होता है। वाटर का यूज आप जानते हो कि वाटर का हमारे लिए क्या यूज है। विंड का अगर आप देखोगे, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज एन एरिया गवर्न्स इट्स टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द विंड स्पीड कैन ऑल्सो अफेक्ट द साइज ऑफ अ वेजिटेशन ग्रोइंग, यानी कि जो विंड का जो प्रभाव पड़ता है वो वेजिटेशन पे भी पड़ता है, यानी कि फसलों पे भी पड़ता है। और लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द डेवलपिंग मैच्योर एम्ब्रियो sac from the megaspore mother cell angiosperm plant। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हुआ है। कुछ इस प्रकार की इमेज हमें देखने को मिलती है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो एंड में हमें देखने को मिला वो ये है। एंड में हमें ये इमेज देखने को मिलती है। चलिए तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा द ओव्यूल इज अ मेगास्पोर sporangium develops as a small parts of the placental tissue. In a very young ovule, single hypodermal cell is differentiated as a archipodial cell. The archipodial cell may directly function as a megaspore mother cell or may divide preclinals to form an outer parietal cells and a inner sporangial cells. The diploid megaspore mother cells increase in size and divide by a meiosis to form a linear tetrad to 4 haploid megaspore. Megaspore is the first cell of the female gametophyte. Out of linear tetrad, 3 megaspore towards the micropyle degenerate. The lowermost one lines megaspore, which are largest, remain functional. It later produce an embryo. से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल्स, मियोसिस हुई और यहाँ पे 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है। उसमें से 3 जो हो गई हैं वो डीजनरेट हो गई हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गई हैं, एक बचा है। अब इसमें क्या हुई, इसमें पहली मियोसिस हुई तो 1 से 2 सेल बनी है। फिर इसमें दूसरी माइटोसिस, इसमें पहली माइटोसिस हुई है तो 2 सेल बनी है, और जब दूसरी माइटोसिस हुई है तो 4 सेल बनी है, और जब तीसरी माइटोसिस हुई है तो 4 से 8 बन गई है। अब यहाँ पे 8 किस प्रकार बनी है, ये जो ऊपर यहाँ पे अरेंज हो गई है इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, और ये जो 3 नीचे सेट हो गई है तो बीच में बनता है फीमेल गैमेट जिसे हम एग कहते हैं, और 2 जो इसके आर पार होते हैं उसे हम कहते हैं सिनर्जिड। और यहाँ पे जो बीच में आपको रेड कलर में ये दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब आप काउंट करोगे तो 8 सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन वो है, ये आपके पास और में आया है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको ड्रॉ ओनली अ लेबल डायग्राम ऑफ अ फॉलोइंग मैच्योर माइक्रोस्पोर। यह है मैच्योर माइक्रोस्पोर। एलएस ऑफ अ पिस्टल शोइंग अ पाथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब ग्रोथ। यह है ए, यह है बी और यह सी। सी में क्या है, सेक्शन न्यू और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाए गए। सो क्लास आज हमने 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरा सॉल्व कर लिया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।